अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो स्टूडेंट्स, इससे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पिछले लेक्चर में हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हमने तफसील से पढ़ा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की कुछ खामियां थी, वो खामियां हमने जानी। उनमें से एक खामी ये थी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क को वाज़ेह नहीं करता। उसकी यही खामी उसके रद्द होने का बायस बनी। उसकी और भी बहुत सारी खामियां थी, जैसा कि फंजाई की क्लासिफिकेशन पौधों के साथ की गई थी, जो कि ठीक क्लासिफिकेशन नहीं थी। फंजाई हेटेरोट्रोफ्स हैं और पौधे ऑटोट्रोफ्स हैं। तो ये कुछ खामियां थी जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के रद्द होने का बायस बनी। जब वो रद्द हो गया, तब एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 1937 में एक साइंसदान थे, उनका काम, उनकी तहकीक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारफ करवाने की बुनियाद बनी। 1937 में वो कौन से साइंसदान थे जिनकी तहकीक इस सिस्टम की मुतारफ होने की बुनियाद बनी? आइए हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। उस साइंसदान के बारे में पढ़ने के बाद हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो 1937 में ई चैटन इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क बताया। इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स की इस्तिलाहात मुतारफ करवाई। 1937 से पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क कोई भी साइंसदान नहीं जानता था, जिसकी वजह से वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही ग्रुप में रख देते थे, हालांकि ये मुकम्मल एक दूसरे से मुख्तलिफ जानदार हैं। इनको एक ग्रुप में रखना इंसाफ नहीं है। तो 1937 ईस्वी में ई चैटन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की इस्तिलाहात मुतारिफ करवाएं। इन्होंने दुनिया को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फर्क बताया। इन्होंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। और वो वाले जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, वो उन जानदारों से मुकम्मल मुख्तलिफ होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि यूग्लिना, पौधे, जानवर, फंजाई, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, इनके सेल्स में न्यूक्लियस होता है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फर्क है, ये ई चैटन साहब ने 1937 ईस्वी में बताया। इस फर्क को जानने के बाद रॉबर्ट विटेकर उन्होंने 1967 ईस्वी में एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ करवाया, और वही क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिस साइंसदान ने मुतारफ करवाया, उसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। तो आइए हम लिख लेते हैं कि रॉबर्ट विटेकर ने
1967 ईस्वी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारिफ करवाया रॉबर्ट विटेकर ने। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रॉबर्ट विटेकर ने अपने इस सिस्टम में दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों को टोटल 5 किंगडम्स या 5 ग्रुप्स में तकसीम किया। और आइए हम उन 5 ग्रुप्स के नाम लिख लेते हैं। तो रॉबर्ट विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तमाम जानदारों को टोटल 5 किंगडम्स में तकसीम किया। तो हम उन 5 किंगडम्स के नाम लिख लेते हैं। इस सिस्टम के तहत दुनिया के तमाम जानदारों को 5, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दुनिया के तमाम जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया। हम उन 5 किंगडम्स के पहले नाम लिख लेते हैं। उन 5 किंगडम्स के नाम कुछ यूं हैं। सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। इन तमाम किंगडम्स की तफसील हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। चौथा किंगडम है किंगडम प्लांटी। पांचवा किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। तो इन 5 किंगडम्स में रॉबर्ट विटेकर ने दुनिया के तमाम जानदारों की गिरोह बंदी की या क्लासिफिकेशन की। पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ 3 किंगडम्स थे। उन 3 किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा। किंगडम प्रोटिस्टा था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। इन 2 नए किंगडम्स, रॉबर्ट विटेकर ने 2 नए किंगडम्स शामिल किए अपने सिस्टम में। वो थे किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई। इन तमाम किंगडम्स की तफसील हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब सवाल यह उठता है कि रॉबर्ट विटेकर ने किन बुनियादों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन की। वो वाली बुनियादें अब हम पढ़ेंगे जिन बुनियादों पर रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों को टोटल 5 किंगडम्स में तकसीम किया। हम उन बुनियादों के बारे में पढ़ते हैं। तो वो किन बुनियादों पर रॉबर्ट विटेकर ने दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया, हम उन बुनियादों के बारे में इधर लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद। रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद।
रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों को 5 किंगडम्स में 2 बुनियादों पर तकसीम किया। उन दोनों बुनियादों को हम इधर लिख लेते हैं। पहली बुनियाद, जिस बुनियाद पर रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया, वो थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। रॉबर्ट विटेकर ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया। वो वाले जानदार जिनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी थी, उनको एक ग्रुप में रखा, और जिन जानदारों की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, उनको मुख्तलिफ ग्रुप में रखा। और रॉबर्ट विटेकर ने 3 किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए। और अगर वो 3 किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, जिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को रॉबर्ट विटेकर ने इस्तेमाल किया क्लासिफिकेशन के लिए, अगर वो मैं इधर लिख लूं तो वो कुछ इस तरह से होंगी। सबसे पहली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी थी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी थी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर उसने जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया। वो तमाम जानदार जिनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक थी, यानी जो जानदार प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते थे, उनको किंगडम मोनेरा में रखा। ये आगे हम तफसील से पढ़ेंगे। वो तमाम जानदार जिनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो जाहिर करते थे, उन जानदारों को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। और बाकी 3 किंगडम्स में, यानी किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई में, उसने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जानदार या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले जानदारों को रखा। तो उन्होंने, रॉबर्ट विटेकर ने, इन 3 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद पर जानदारों की क्लासिफिकेशन की। दूसरी बुनियाद जिस पर उन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन की, वो है खुराक हासिल करने का तरीका। रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए खुराक हासिल करने के तरीके को भी बुनियाद बनाया। उन्होंने खुराक हासिल करने के तरीके की बुनियाद पर जानदारों की क्या की क्लासिफिकेशन की। जिन जानदारों का खुराक हासिल करने का तरीका एक जैसा है, उनको एक ग्रुप में, और जिन जानदारों का खुराक हासिल करने का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उन जानदारों की क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ ग्रुप में की गई। तो 3 तरीके हैं। आमतौर पर जानदारों के खुराक हासिल करने के तरीके 3 हैं। पहला तरीका है फोटोसिंथेसिस। इस तरीके में जानदार अपनी खुराक खुद बनाता है, खुद अपनी जिस्म के अंदर तैयार करता है, जैसा कि पौधे। दूसरा तरीका है खुराक को जज़ब करना, जैसा कि फंजाई करते हैं। और तीसरा तरीका है खुराक को खाना। खुराक को हासिल करने के ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। खुराक को खाकर जिस्म में लेकर जाना, या खुराक को खाना, जैसा कि जानवर करते हैं। तो इन खुराक हासिल करने के तरीकों की बुनियाद पर भी जानदारों की क्लासिफिकेशन की गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो रॉबर्ट विटेकर ने इन 2 बुनियादों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन की। फिर 1988 ईस्वी में दो साइंटिस्ट आए, मार्गुलिस और श्वांस। इन दोनों साइंटिस्ट ने रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ तरामीम की।
तरामीम यानी तब्दीलियां की। आइए देखते हैं इन्होंने कौन सी तरामीम की। 1988 में मार्गुलिस और श्वान्स ने रॉबर्ट विटेकर के सिस्टम में कुछ तरामीम या तब्दीलियां की। एक तरामीम मैं आपको बताता चलूं, रॉबर्ट विटेकर ने सिर्फ 2 बुनियादों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम्स में। मार्गुलिस और श्वान्स ने 2 बुनियादों के अलावा तीसरी बुनियाद, एक और बुनियाद इस्तेमाल की जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के लिए। यानी रॉबर्ट विटेकर ने सिर्फ 2 बुनियादों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम्स में, लेकिन मार्गुलिस और श्वान ने 3 बुनियादों को इस्तेमाल करते हुए जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया। इन्होंने भी जानदारों की क्लासिफिकेशन 5 किंगडम्स में ही की, रॉबर्ट विटेकर की तरह। लेकिन इन्होंने रॉबर्ट विटेकर की तरह 2 बुनियादों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन नहीं की, बल्कि इन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के लिए 3 बुनियादों को इस्तेमाल किया। पहली बुनियाद थी इनकी वही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहली बुनियाद, जिस बुनियाद पर इन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम्स में ही, वो थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी बुनियाद थी खुराक हासिल करने का तरीका। ये 2 बुनियादी रॉबर्ट विटेकर वाली ही हैं। खुराक हासिल करने का तरीका। इन्होंने, मार्गुलिस और श्वान्स ने, इन 2 बुनियादों के अलावा एक और बुनियाद को इस्तेमाल किया जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए, और वो थी जेनेटिक्स का इल्म। मार्गुलिस और श्वान ने पहली 2 बुनियादों के अलावा, रॉबर्ट विटेकर की 2 बुनियादों के अलावा, जेनेटिक्स का इल्म को भी जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया। तो इन दोनों ने इन 3 बुनियादों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन 5 किंगडम्स में ही की, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने बड़े अच्छे से समझा होगा, जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में तफसील से पढ़ा, और हमने इन 5 किंगडम्स की तफसील इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में पढ़नी है। और आपने जाना होगा उन 5 किंगडम्स के नाम, यानी किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। और किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, आपने उस साइंटिस्ट का नाम भी जान लिया होगा। और फिर बाद में कौन से 2 साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बस थोड़ी सी तरमीम या तब्दीली की, सिर्फ एक बुनियाद और शामिल की क्लासिफिकेशन के लिए। और रॉबर्ट विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या बुनियादें थी, और मार्गुलिस और श्वार्ट्ज के क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या बुनियादी थी, हमने आज ये भी पढ़ा। आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इन 5 किंगडम्स की तफसील पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।